बिल्कुल सही बात कही आपने। बम्बई तक भटक रहा हूँ कि शायद कहीं सम्मान मिल जाए, और सबसे अच्छी बात है मुझे तो भटकना पड़ रहा है, आप अपनी भटकन साथ लेकर के चल रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वाह भैया वाह। मैं भी इनके घर गया था, बहुत बड़े पर्यावरण प्रेमी हैं। तो इनका लखनऊ में घर है, शहीद पथ पर मैदानता हॉस्पिटल के बगल में रहते हैं, हम लोग वहाँ लखनऊ में मिलते रहते हैं। मैं इनके घर गया तो बता रहे पंकज प्रसून जी बड़ी समस्या आ गई हमारे घर पे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि घर में एक पाकड़ का पेड़ है, इस पे रोज उल्लू बैठता है, और उल्लू को मैंने भगाने की बहुत कोशिश की है, भाग नहीं रहा है। मैंने कहा देखिए उल्लू को भगाने की कोशिश मत करिए, उल्लू अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता है, कोई प्रयास मत कीजिए, उसे बैठने दीजिए। लेकिन ये माने नहीं। इन्होंने कहा कि समस्या को ही जड़ से समाप्त करो। इन्होंने उस पेड़ को कटवा डाला। कटवाने के बाद उसकी लकड़ियों से सोफे बनवाए, ड्राइंग रूम में लगाए और जाके उस पे बैठ गए। वाह भाई वाह वाह। मैंने कहा कि मैंने बोला था ना कि उल्लू अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता है। बढ़िया भैया, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। आपको प्रणाम करता हूँ। आपके चरण जिस अणुशक्ति नगर की धूल पर पड़ते हैं उस धूल को प्रणाम करता हूँ। धूल के एक एक कण को प्रणाम करता हूँ, कण के अंदर के एक एक अणु को प्रणाम करता हूँ, अणु के अंदर के एक एक परमाणु को प्रणाम करता हूँ, नाभिक को प्रणाम करता हूँ, चक्कर काटते इलेक्ट्रॉनों को प्रणाम करता हूँ। यानी मैं आप सभी वैज्ञानिकों को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाम करता हूँ। बढ़िया भैया। इससे बढ़िया प्रणाम आपको कोई नहीं करके गया होगा। 4 पंक्तियां आप अपने गोत्र की सुन लीजिए। आप सब न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं। जिस तरह से लोहा लोहे को काटता है, पत्थर पत्थर को काटता है, बात बात को काटती है, उसी तरह से एक वैज्ञानिक ही वैज्ञानिक को काटता है। 4 पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं कि उसका स्वभाव एकदम है रेडियो एक्टिव। सुनना वीर रस की कवियत्री, हाँ हाँ वाह। इनका भी वैसे ही है। उसका स्वभाव एकदम है रेडियो एक्टिव, दिल उसका है यूरेनियम के माइन की तरह है, और मोहल्ले में घूम घूम पैदा करती है बिजली, हमको पड़ोसन लगती है टरबाइन की तरह। क्या बात है भैया, तालियां बजनी चाहिए। वाह, पड़ोसन लगती है टरबाइन की तरह। वीर रस की कविता पढ़ रही थी हमारी श्रद्धा शौर्य में, पीछे पे घबरा रहा था बैठ के। हम लखनऊ वाले लोग बड़े नाजुक होते हैं, कोई जोर से बोल दे तो हमको हार्ट अटैक आ जाता है। मैं पीछे वाकई बड़ा परेशान हो रहा था। एक बार ऐसे वीर रस ने एक बार खूब जोर से कविता पढ़ी, सामने मुख्य अतिथि बैठे थे, वो थे हो गए। सही में थे हो गए। उनको सजा हुई। जेलर ने कहा अंतिम इच्छा बताओ। बोले कि वही वाली कविता आपको सुनाना चाहता हूं। तो वीर जैसे कवि बड़े अजीब होते हैं। घर में काट न पाए भिंडी, जीते चले हैं रावलपिंडी। जिस उम्र में सरहद की चिंता करनी चाहिए उस उम्र में सरहद के पीछे जान दिए रहते। घर में चाय नहीं खौला पाते हैं, बातें खून खौलाने की करते हैं। मने खुद से कुछ सपरेगा नहीं, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करके जाने क्या क्या कर डालते हैं। एक वीर रस के कवि, उनकी शादी हो गई। दिक्कत क्या हुई कि शादी होने के बाद पत्नी घूंघट नहीं उठा रही। अब उसने वीर रस की कविता लिख डाली और लिख के पत्नी को सुना दी। 4 पंक्तियां सुनाता हूं, मजा आ जाए। अगर वीर रस में हास्य रस का मजा है, यहां से वहां तक खूब ताली बजाना। उसने लिखा है बिल्कुल इन्हीं के अंदाज में। बहुत हो चुकी खींचातानी, घूंघट नहीं उठा रही वो। बहुत हो चुकी खींचातानी, अब तो नजर मिलाओ तुम, और कसम तुम्हें है भारत माँ की घूंघट आज उठाओ तुम। कसम तुम्हें है भारत माँ की घूंघट आज उठाओ तुम। घूंघट नहीं उठाया तो फिर शंखनाद कर दूंगा मैं। वाह। घूंघट नहीं उठाया तो फिर शंखनाद कर दूंगा मैं। जल थल नभ तीनों त्रिलोक को फिर विष से भर दूंगा मैं। और मुखड़ा नहीं दिखाया तो मैं ज्वालामुखी जगा दूंगा, और घूंघट नहीं उठाया तो इस्लामाबाद भगा दूंगा। इस्लामाबाद भगा दूंगा। बढ़िया है भाई, बढ़िया है।
वाह। अरे पता नहीं कहाँ देशभक्ति जाग जाए। अब ये पढ़ रही थी मेरी देशभक्ति जाग गई। इससे एक बार कारगिल में कवि सम्मेलन हुआ, वहाँ पर हम भी गए हुए थे, वीर से कवि भी गए हुए, तो उन्होंने कविता पढ़ी, मेरी देशभक्ति जाग गई। अच्छा कमाल की बात है, जाग गई लेकिन सो नहीं रही है। आपका जागृति संस्थान है, आप सब जगे हुए लोग हैं, पीछे 2-4 लोग सो रहे थे, आप सोइए नहीं, मैं आ गया हूँ आपको जगाए हैं। तो अब वो मेरी देशभक्ति जगी हुई थी, वो सो नहीं रही थी, मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा कि मैं देशभक्ति दिखाना चाहता हूँ। सीमा पर चला गया, वहाँ पे मैंने कहा मैं लड़ना चाहता हूँ। बोला ठीक है, लड़ना चाहते हो बंदूक ले लो। मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि नली किधर है। उसने कहा गोली चला देना, नली चाहे दुश्मन की हो चाहे तुम्हारी ओर हो, भला देश का ही होगा। भला देश का ही होगा। ऐसी ऐसी स्थितियां हैं। अपने बारे में बता दूं, मेरी बहुत सारी तारीफ की, मैंने कई देशों में कविताएं पढ़ी। मैं यकीन मानिए मुझसे ज़्यादा विद्वान कवि अणुशक्ति नगर में आज तक नहीं आया है। मुझे 5 भाषाएं आती हैं। मुझे राजभाषा आती है, मुझे राष्ट्रभाषा आती है, मुझे मातृभाषा आती है, मुझे संपर्क भाषा आती है, और 5वीं मुझे हिंदी भाषा आती है। और ताली अब खुल के बजा देना कि मुझसे ज़्यादा भाषाएं दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति को आती हैं, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और कारण अच्छा लगे तो यहां से वहां तक भरपूर तालियां बजाना, क्योंकि वो कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाऊंगा। बढ़िया है भाई। मैं ही विद्वान कवि हूं। अच्छा बहुत सारे लोग अभी ताली नहीं बजा रहे थे पीछे, तो अभी असल में मैं जानता हूं आप सब हाई आईक्यू वाले लोग हैं, और यहाँ बार्क में सिलेक्शन आसान नहीं होता है। कितने तरह के एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं और कितने तरह के जुगाड़ भी लगाने पड़ते हैं, तब जा करके यहाँ होता है। अब कह रहे हैं कभी कह रहे हैं ताली नहीं, मैं अब कविता प्रस्तुत करता हूँ, और मैं दावा करता हूँ कि अगर आपके लेवल की कविता हो तो ताली बजाना। सुनिएगा, कोई हाथ शांत नहीं रहेगा। अब आपके दिमाग की लेवल की कविता आपके सामने आ रही है, पहली बार सुनिएगा। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, यह है आपके लेवल की कविता। इतने साहित्यिक लोग बैठे हुए, आप निम्न स्तरीय कविता सुनने थोड़े आए हैं, अभी तक किसी ने नहीं सुनाई। मैं सुनाता हूं। सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू वजी अलवर रजा दीजिए। वाह। पीछे 2-4 लोगों ने ताली बजाई है, आपको प्रणाम करता हूं। अगले डायरेक्टर बार्क के आप ही हैं। फिर से सुनिएगा कि सुकूने नक्श के दौरे जुनू मजमू सजा दीजिए, हसीने ताख के मौजू वजी अलवर रजा दीजिए। मैं लिखकर अब तलक उसको समझ पाया नहीं साहिब, अगर समझे नहीं हो आप भी ताली बजा दीजिए। अब हम कह के नहीं समझ पाए, आप सुन के नहीं समझ पाए, लेकिन ताली आपने बराबर बजाई। आजकल हिंदुस्तान के बिल्कुल यही हालात हैं। अभी हमारे त्रिपाठी जी कह रहे थे कि पहले मैं ऐसे हुआ करता था, ये फ्रेंच कट रखता था। उसके पीछे कारण था। पहले मैं फ्रेंच कट इसलिए रखता था क्योंकि मेरी बीबी को पूरी दाढ़ी पसंद थी, और जो मेरी प्रेमिका थी उसको सफाचट पसंद था। तो मैंने मध्यम मार्ग तलाशा था, इसलिए फ्रेंच कट दाढ़ी रखी थी। उसके बाद में मेरी प्रेमिका की शादी हो गई। अब मजबूरी है, वो तो चली गई, इसलिए मैं पत्नी की आज्ञा को सिरोधार्य करके मैं पूरी दाढ़ी रखने लगा हूं। वाह भाई वाह वाह। जब कभी प्रेमिका चली जाए तो पत्नी को ही प्रेमिका मान लेना चाहिए। वैसे भी वैज्ञानिक को शादी अवश्य करनी चाहिए। पत्नी बढ़िया मिली जिंदगी बढ़िया हो जाएगी, पत्नी बेढब मिली तो साइंस बढ़िया हो जाएगी। क्या बात है, क्या टिप्पणी है यार, वाह। यहाँ पर जिनकी साइंस बढ़िया है, समझ लीजिए उनकी पत्नियां कैसी होंगी। और यकीन मानिए दुनिया में जितने नोबेल लॉरिएट पैदा हुए हैं सब अपने पत्नियों से त्रस्त थे। पत्नियों से त्रस्त थे, इसीलिए वो 24-24 घंटे लैब में बिताते थे और इतनी बड़ी रिसर्च करते थे और नोबेल जैसा पुरस्कार पाते थे।
तो इसलिए बहुत अच्छी बात होती है, हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे मोदी जी इतने घंटों घंटों काम क्यों कर पाते हैं? इतना बड़ा नाम देश का इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अकेले रहते हैं, कोई काम ही नहीं है, घर संभालना ही नहीं है तो देश संभाल रहे हैं। इसलिए एक बार 2-4 लोग ताली बजा दें। मैं एक व्यंग पढ़ना चाहता हूँ आपकी महफिल में, स्वागत है। और आपके यहाँ जरूर इस व्यंग को पढ़ना चाहिए। स्वागत है। अभी गठबंधन हुआ, अब इस गठबंधन को व्यंग की भाषा में कैसे कहा जा सकता है? किसी का कोई नाम नहीं है, लेकिन आशा करता हूं आप सब समझेंगे, खूब मजे लेंगे। सुनिएगा। एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे। एक जंगल था जिसमें काफी सारे बंदर रहते थे। सब अव्वल अवसरवादी थे, लड़ते और झगड़ते थे, एक दूजे के दुश्मन थे, हरदम उत्पात मचाते थे, छोटी छोटी बातों पर वो बंदर बांट मचाते थे। एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर था आया। एक दिन उस जंगल में ताकतवर लंगूर था आया, सबको उठा उठाकर पटका, हर बंदर थर्राया, और जो कुछ भी लूटा था उसकी जमकर की भरपाई उसने हर बंदर के पीछे सीबीआई लगाई। वाह। व्यंग समझ में आ जाए तो ताली बजाना। उसने हर बंदर के पीछे सीबीआई लगाई। एक दूजे के कट्टर दुश्मन एकदम से फिर नेक हो गए, और लंगूर भगाने खातिर सारे बंदर एक हो गए। क्या सारे बंदर एक हो गए। सारे बंदर एक हो गए। 2 पंक्ति सुनिए। शिंदे जी चले गए, उधर नीतीश जी चले गए, जिसको देखो चला जा रहा है। जिस पार्टी के खिलाफ लड़ता था अब उसी पार्टी का कैंडिडेट बन गया है। 2 पंक्ति और सबसे बड़ा व्यंग, और आपको अच्छा लग जाए तो आशीर्वाद देना। सुनिएगा कि जो कीचड़ में सना हुआ है कमल सरीखा खिल जाएगा। जो कीचड़ में सना हुआ है कमल सरीखा खिल जाएगा, और जो बीजेपी से टकराएगा बीजेपी में ही मिल जाएगा। बढ़िया यार। इसीलिए सुनील सांवरा टकराने की जरूरत नहीं है, हमें बड़े गौर से देख रहे हैं। अच्छा, सुनील सांवरा ने गधे की कविता सुनाई, कुत्ते की कविता सुनाई, सांड की कविता सुनाई, भैंस की कविता सुनाई। यही कारण है कि पशु मेले में सर्वाधिक इन्हीं को बुलाया जाता है। पशु मेले के कवि सम्मेलन के स्टार कवि हैं। एक बार वहां कवि सम्मेलन हुआ, सुबह फोटो छपी 2 भैंसों के साथ सुनील सांवरा, और नीचे कैप्शन लगा हुआ था। कैप्शन में लिखा हुआ था कि कवि सम्मेलन में काव्य पाठ करते हुए सुनील सांवरा बाएं से तीसरे। और पशु मेले में जब मैं जाता हूं, हम लोग जाते रहते हैं, वहां भी कवि सम्मेलन होते हैं, सच बात है, हम सब जाते रहते हैं वहां पे, तो मैं देखता हूं कि वहां पर भैंस कोई 75,000 की बिक रही होती है, कोई गाय 50,000 की बिक रही होती है, कोई बकरी 15,000 की बिक रही होती है, कोई बछिया 5,000 की बिक रही होती है। लेकिन हमें अपने देश के वोटर पर बहुत तरस आता है। ये तो कमाल है भाई साहब, जानवर तो हजारों में बिकते हैं, ये कौड़ियों के भाव बिक जाता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये कौड़ियों के भाव बिक जाता है। एक और छोटा सा व्यंग सुनिए। आप सब प्राइम टाइम देखते होंगे, रिमोट लेके बैठ जाते होंगे। अभी आपने नाम भी लिया था, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। व्यंग सुनाता हूं, सुनने का बहुत मजेदार व्यंग है, छोटा सा है। स्वागत। मैं ये देखकर चौंक रहा था, एक कुत्ता मेरी गली में लगातार 7 दिनों से भौंक रहा था। मैंने कुत्ते से पूछा, क्यों भौंक रहे हो, क्या चुनाव आ गया है? कुत्ता बोला, देश की दुर्दशा देख के मुझे ताव आ गया है, मैं भौंकने का विश्व रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं, तरीका बताइए। मैं बोला कि गिनीज बुक के दफ्तर जाइए। कुत्ता गिनीज बुक के दफ्तर गया, संपादक से बोला, मैंने लगातार 7 दिन तक भौंका है, मेरे नाम विश्व रिकॉर्ड दर्ज करो। संपादक ने गिनीज बुक का पन्ना खोला और कुत्ते की ओर अधीरता भरी दृष्टि डालते हुए बोला, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है। तालियां तैयार रखिएगा। बोला, कुत्ते, माना कि भौंकना तेरा फर्ज है, पर माफ करना, आजकल ये रिकॉर्ड किसी न्यूज एंकर के नाम दर्ज गए। वाह 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 भाई वाह। किसी न्यूज एंकर के नाम दर्ज है।
व्यंग कहने के लिए बहुत ज़्यादा भूमिका की ज़रूरत नहीं होती है। व्यंग एक लाइन में भी कहा जा सकता है। एक लाइन का एक व्यंग सुनिए। मैं फन लाइनर कॉलम लिखता हूँ दैनिक भास्कर में, और उसके व्यंग बड़े वायरल होते हैं। बहुत सारे कवि मेरी इन पंक्तियों को कह रहे हैं। एक लाइन का व्यंग देखिए कि शादीशुदा पुरुष अपना राशिफल कभी नहीं देखता। सुनिएगा मिश्रा जी, आप भी नहीं राशिफल देखते हैं। शादीशुदा पुरुष अपना राशिफल कभी नहीं देखता है, वो तो अदरक कूटने की ध्वनि से अनुमान लगा लेता है कि दिन कैसा रहेगा। अरे वाह भाई वाह, क्या बात कह दी यार। अदरक कूटने की ध्वनि से पता कर लेता। वाह। पहले मेरा दोस्त जीन्स नहीं धो पाता था, मैंने कहा शादी कर लो। अब वो पर्दे, चादर, पेटीकोट, साड़ी, ब्लाउज भी धुल लेता है। एक लाइन और सुन लीजिए। मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी, फिर उसने अपना इलाज करवाया, अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब देख लेती है। हाँ, क्या बात है यार, बढ़िया पंक्तियां आ रही। पत्नी ने कहा पहले बहुत, शादी से पहले बहुत लव यू करते थे, अब क्या हुआ? मैंने कहा श्रीमती चुनाव खत्म, प्रचार खत्म। एक पंक्ति और सुनिए विशुद्ध व्यंग्य की कि कुर्सी का पानी से गहरा नाता है। राजनीति का सबसे बड़ा सच, कुर्सी का पानी से गहरा नाता है। कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है। कुर्सी छीनते ही आंखों में पानी भर जाता है, और कुर्सी मिलते ही आंखों का पानी मर जाता है। आंखों का पानी मर जाता है। आइए मैं वो कविता सुनना चाहता हूँ, वो कविता पढ़ना चाहता हूँ जो अनुपम खेर ने पढ़ी और बड़ी वायरल हुई। और विशेष रूप से क्योंकि इससे पहले आपने क्या ज़बरदस्त नारियों की बात करी है, मैं चाहता हूँ कुछ अच्छी बात से मैं अपनी बात को समाप्त करूँ। मैं अणुशक्ति नगर में हूँ, NPCIL के गेस्ट हाउस में रुका हुआ। सामने अमृतेश जी बैठे हुए हैं, NPCIL में आप बहुत बड़े अधिकारी हैं। तो मैं देखा करता हूँ यहाँ अणुशक्ति नगर की लड़कियों को मैं देख रहा था यहीं NPCIL गेस्ट हाउस के सामने। वो राइट इंडिकेटर दे करके लेफ्ट को मुड़ जा रही थी। तो मैंने मन ही मन में सोचा कि लखनऊ में महिला सशक्तिकरण की ज़रूरत है, लेकिन अणुशक्ति नगर में हो चुका है। मैंने देखा यहाँ ब्रेकर पर एक भाभी जी आई, उन्होंने गजब से स्कूटी निकाल दी। मैंने उनको रोका, हमने कहा आप ये जब ब्रेकर पे तो ब्रेक लगा लिया करिए। तो उन्होंने जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां उठे। यहीं की भाभी जवाब दे सकती है। उसने कहा कि आप जैसे दकियानूसी लोगों ने हमारी जिंदगी में इतने ब्रेक लगाए हैं कि हम ब्रेक लगाना ही भूल गए। क्या बात है यार। अब कहीं से कुछ भी हो सकता है। वो कविता पढ़ना चाहता हूँ विशेष रूप से। लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं। सारी पीछे हमारी जो भाभियां बैठी हैं, आप सबको समर्पित करता हूँ। एक बार विवेकानंद जी की यहाँ पर फोटो लगी हुई है, और आप इनको देखिए। 4 पंक्तियां सुन लीजिए कि कुछ बाबा खुले में रहते हैं तो कुछ बंद रहते हैं, कुछ बाबा खुले में रहते हैं तो कुछ बंद रहते हैं। यहाँ मुंबई कर समय के पाबंद रहते हैं, और किसी के आभा मंडल से कभी कंफ्यूज मत होना। विवेकानंद के चोले में चिन्मयानंद रहते हैं, इसलिए संभल करके रहना चाहिए। विवेकानंद के शिष्य ने एक बार उनसे पूछा कि गुरुजी ये बताइए कि दुनिया में माँ का स्थान इतना ऊंचा क्यों है, पिता को वो स्थान क्यों नहीं मिल पाया? तो विवेकानंद ने उसे एक 2 किलो का पत्थर दिया और बोला इसे अपने पेट में तुम 9 घंटे बांधे रहना, वापस आना, मैं इसका जवाब बताऊंगा। वो पत्थर लेके गया, 9 घंटे क्या, वो 9 मिनट नहीं बांध पाया। वापस आया, कहला गुरुजी पत्थर हटा लीजिए, इसका वजन सहन नहीं हो रहा है। तो विवेकानंद ने कहा कि तुम 1-2 किलो का पत्थर 9 घंटे अपने पेट से नहीं बांध पाए, और एक माँ होती है जो इतने ही वजन का शिशु अपने पेट में पूरे 9 महीने रखती है। इसलिए माँ महान होती है, इसलिए माँ बड़ी होती है। अब वो विशेष रचना, 2-4 लोग ताली बजा दे, फिर मैं शुरू करता हूँ। लड़कियां बड़ी लड़ाका होती हैं। मैंने देखा एक लड़की
महिला सीट पर बैठे पुरुष को उठाने के लिए लड़ रही थी तो दूसरी लड़की महिला कतार में खड़े पुरुष को हटाने के लिए लड़ रही थी। मैंने दिमाग दौड़ाया तो हर ओर लड़की को लड़ते हुए पाया। लड़की जब घर से निकलती है तो उसे लड़ना होता है गलियों से, राहों से, सैकड़ों घूरती निगाहों से। क्या बात है भैया, बढ़िया रचना है, बहुत उम्दा। लड़ना होता है तमाम अश्लील फप्तियों से, एक तरफा मोहब्बत से, आटो में सट कर बैठे किसी मन चले की फितरत से। उसे लड़ना होता है विडंबना वाले सच से, जाने कितनों के बैड टच से। वाह। वो अपने आप से भी लड़ती है, जॉब की अनुमति न देने वाले बाप से भी लड़ती है। उसे हमेशा यह दर्द सताता है कि दो बड़े भाइयों के बजाय पहले छोटी बहन का डोला क्यों उठा। हाँ, क्या बात, वाह बंधु वाह। वो स्वाभिमान के बीज बोने के लिए लड़ती है, खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए लड़ती है। वो शराबी पति से रोते हुए पिटती है, फिर भी उसे पैरों पर खड़ा करने के लिए लड़ती है। अरे वो नहीं लड़ती महज शोर मचाने के लिए। वो लड़ती है 4 पैसे बचाने के लिए। अरे वाह वाह भाई वाह पंकज जी, बहुत अच्छे प्रश्न। वो अपने अधिकार के लिए लड़ती है, सुखी परिवार के लिए लड़ती है। वो सांपों से चील बन के लड़ती है, अदालत में वकील बन के लड़ती है। वो दिल में दया, ममता, प्यार लेके लड़ती है और जरूरत पड़े तो हाथ में तलवार लेके लड़ती है। वाह, यही बात, वाह वाह बंधु वाह। वो अमृता बन के पेन से लड़ती है तो अवनी बन के फाइटर प्लेन से लड़ती है। कभी कील बन के लड़ती है, कभी किला बन के लड़ती है, कभी शर्मिली बन के लड़ती है, कभी इरोम शर्मिला बन के लड़ती है, कभी नफरत में, कभी अभाव में लड़ती है, कभी इंदिरा की तरह चुनाव में लड़ती है, प्यार में राधा दीवानी की तरह लड़ती है, तो जंग में झांसी की रानी की तरह लड़ती है। कभी रजिया, कभी अपाला बन के लड़ती है, कभी बेगम हजरत महल, कभी मलाला बन के लड़ती है, कभी दुर्गावती, कभी दामनी बन के लड़ती है, कभी दुर्गावती, कभी दामनी बन के लड़ती है। अस्मिता पर आंच आए तो कभी पन्ना धाय और कभी पद्मिनी बन के लड़ती है, कभी वाम तो कभी आवाम बन के लड़ती है, जरूरत पड़े तो मेरी काम बन के लड़ती है, कभी शाहबानो बन पूरे समाज से लड़ती है, तो कभी सावित्री बन के यमराज से लड़ती है। वाह 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 भाई वाह वाह। ऐसी लड़ाई दुनिया में किसी स्त्री ने नहीं लड़ी, प्राण वापस ले आती है, यमराज से लड़ती है। आखिर इतनी लंबी लड़ाई वो लड़ कैसे लेती है? अंतिम की 2 पंक्तियां, अगर वाकई दिल में ये पंक्ति उतर जाए तो आप सब एक बार सारी महिलाओं के सम्मान में, अपनी माताओं बहनों के सम्मान में, सारी लड़ाका लड़कियों के सम्मान में एक बार बहुत जोरदार करतल ध्वनि करिएगा और मेरी विदाई की पंक्तियां होगी, सुनिएगा। कंक्लूजन ऑफ द पोएट्री, आखिर इतनी लंबी लड़ाई वो लड़ कैसे लेती है? मेरे प्यारे साथियों, मेरे बार्क के दोस्तों, उसने लड़ने की ये शक्ति यूं ही नहीं पाई है, उसने लड़ने की ये शक्ति यूं ही नहीं पाई है। अरे वो 9 महीने पेट के अंदर लड़के आई है। वाह 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 भाई वाह वाह। पेट के अंदर लड़के आई है। बहुत बढ़िया, बहुत 4 पंक्तियां आपको सौंप के जाता हूँ। पहली बार यहाँ आया और आपने इतना अच्छे ढंग से सुना कि बार बार यहाँ आने का मेरा मन करेगा। 4 पंक्तियां आपको दे करके जाता हूँ कि क्या बतलाऊं इस धरती पर कैसा लगता है, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा अपना लगता है। वो मंदिर कूचे और मीनारें चाहे जैसी हों, लोग जहां अच्छे होते हैं अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार बार्क, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह भाई पंकज जी, बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। मित्रों, आपसे 10 मिनट और मांगता हूं। और अब केवल 2 ही लोग अवशेष हैं। मेरे एक और साथी
जो बैंक से ताल्लुक़ रखते हैं। और जैसा कि मुझे बताया गया कि सामाजिक सरोकार की रचनाएं लिखते हैं, पढ़ते हैं और कई कृतियां, कई पुस्तकें काव्य की प्रकाशित हो रही हैं। मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूं कि ये तो मुमकिन ही नहीं कि राज तेरा फास न हो। आप बैठे थे तो हम भूले नहीं थे आपको, कि ये तो मुमकिन ही नहीं कि राज तेरा फास न हो। अरे वो कौन सी महफिल है जिसमें तेरी आवाज़ न हो। भाई श्री यशपाल सिंह जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। बस आपसे निवेदन यही है कि समय अभाव है, उस समय की लोग वहाँ आनंद ले रहे हैं और ब्राह्मण अगर सामने कोई खा रहा हो तो क्या पीड़ा से गुजरता है, इसका बयान मैं जानता हूँ, इसलिए उसका ध्यान रखें और अपनी प्रस्तुति दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और शुरू में परिचय दिया गया कि एक आइटम बैठे हैं, लेकिन मुझे सुना एटम बैठे हैं, और सच में ही एटम साबित हुआ। और वो एटम जाते जाते यहाँ तक तो फटने लगा। तो काफ़ी आप सब लोगों ने कर्तन ध्वनि भी कर ली होगी और खूब मेरे विचार से तालियां खर्च करवा दी होंगी, श्रद्धा जी ने और प्रसन्न भाई ने। तो लेकिन मेरे लिए अगर कुछ बची हो तो जब आपको मौका लगे बजा देना। बहुत 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 शुक्रिया। दरअसल क्या है कि पहले पहले तो भीड़ आ जाती है, जो बाद में बचे रहते हैं असली शुद्ध श्रोता वही होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी उतने ही प्यार से सुनेंगे, भले ही जो भी समय मेरे पास है। तो सबसे पहले विवेकानंद जी की फोटो इधर लगी है, 4 लाइनों की एक उनको मैं प्रणाम करते हुए 4 लाइनें सुनाता हूं कि देश की गति बताए, देश की गति बताए, जैसी हो कवि बताए, सत्य को सदैव हौसला बुलंद चाहिए, और एक बार हो चुनाव हो न कोई मोल भाव, लोकतंत्र में ना हमें गंद फंद चाहिए, और जो हमारा संविधान, जो हमारा संविधान देश का बने ईमान, रेल बस सड़क न रोज बंद चाहिए। क्या बात है भाई। ओ कर्म भ्रष्ट हो रहा, भ्रष्ट कर्म हो रहा, विभक्त धर्म हो रहा, समाज के बचाव को विवेकानंद चाहिए, समाज के बचाव को विवेकानंद चाहिए, और कवियों में कोई तो विवेकानंद चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। और अभी नया साल शुरू ही हुआ है, तो मैं सोचा 4 लाइनें आपके सामने वो भी रखूं। हमें पता है ये साल, हमें भी नया साल मुबारकबाद देते हुए 50-60 साल तो हमें भी गुजर चुके हैं, और ये हम सब जानते हैं कि कैलेंडर के पन्ने बदलते हैं, ज़्यादा कुछ बदलता नहीं है। तो 4 लाइनें आप लोगों के लिए कि आपदा संघर्ष भी चलते रहेंगे, आपदा संघर्ष भी चलते रहेंगे, और रात भर नववर्ष भी चलते रहेंगे। क्या बात है, वाह भाई। आपदा संघर्ष भी चलते रहेंगे, रात भर नववर्ष भी चलते रहेंगे, और जानकी का अपहरण होता रहेगा, राम के आदर्श भी चलते रहेंगे। जानकी का अपहरण होता रहेगा, राम के आदर्श भी चलते रहेंगे। और अभी बात त्रिपाठी जी ने की कि बहुत कम लोग जोड़े से आए हैं, तो यहाँ पे चलिए आप तो बैठे ही हैं, कम से कम और भी कोई बैठे हों, जो भी साथ बैठे हैं उनके चरणों में खास तौर पे ये 4 पंक्ति हैं, क्योंकि जो मैंने कहा कि चलते रहेंगे, ये भी चलता रहता है। संघर्ष तो चलते हैं, लेकिन घर में भी कुछ ना कुछ ऊंच नीच चलती रहती है। तो ये 4 लाइनें उसके नाम है कि प्यार का जाम पीते पिलाते रहे, प्यार का जाम पीते पिलाते रहे, और खुद को फंसा भी बताते रहे। क्या बात है। प्यार का जाम पीते पिलाते रहे, और खुद को फंसा भी बताते रहे, और एक ने दूसरे से कहा उम्र भर, एक ने दूसरे से कहा उम्र भर,
बस हम ही थे जो तुमको निभाते रहे, एक ने दूसरे से कहा उम्र भर, बस हम ही थे जो तुमको निभाते रहे। और जहां मैंने कहा बहुत चीजें नहीं बदलती, कुछ चीजें बदल भी जाती हैं। बहुत तो यहाँ पे पुराने लोग बैठे हैं, शायद कुछ नए बैठे हों। ये चीजें कुछ बदल भी गई हैं हमारे जीवन में कि घर दफ्तर के बीच समय से आना जाना चला गया, घर दफ्तर के बीच समय से आना जाना चला गया, लंच बॉक्स पत्नी के हाथों पैक कराना चला गया, घर दफ्तर के बीच समय से आना जाना चला गया, लंच बॉक्स पत्नी के हाथों पैक कराना चला गया, और कामकाज के आज पुराने तौर तरीके बदल गए, कामकाज के आज पुराने तौर तरीके बदल गए, 10 से 5 नौकरी का वो दौर पुराना चला गया, घर दफ्तर के बीच समय से आना जाना चला गया। और एक विधा जो रह गई, आखिरी मेरी ये पेशकश होगी। और बहुत बात हुई है कि प्यार हुआ, इजहार होना चाहिए और वो सारी बातें हुई, तो ये पंक्ति, ये गजल आपके सामने रखता है कि है जरूरी जिंदगी में प्यार होना चाहिए, है जरूरी जिंदगी में प्यार होना चाहिए और फिर उस प्यार का इजहार होना चाहिए, है जरूरी जिंदगी में प्यार होना चाहिए और फिर उस प्यार का इजहार होना चाहिए, और दिल कहे हर वायदे पे आपके कर लूं यकीन, दिल कहे हर वायदे पे आपके कर लूं यकीन, आपको तो देश की सरकार होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, आपको तो देश है जरूरी जिंदगी में प्यार होना चाहिए और फिर उस प्यार का इजहार होना चाहिए, दिल कहे हर वायदे पे आपके कर लूं यकीन, आपको तो देश की सरकार होना चाहिए। और एक शेर ये भी देखिए कि जिस तरह दिन भर हमारी गलतियों पर है नजर, जिस तरह दिन भर हमारी गलतियों पर है नजर, आपको तो सांझ का अखबार होना चाहिए, जिस तरह दिन भर हमारी गलतियों पर है नजर, आपको तो सांझ का अखबार होना चाहिए। और एक मोहब्बत की दुकान से क्या बनेगा शहर का, एक मोहब्बत की दुकान से क्या बनेगा देश का, अब मोहब्बत का सुपर बाजार होना चाहिए, बाजार होना चाहिए। वाह वाह, गजब। एक मोहब्बत की दुकान से क्या बनेगा देश का, अब मोहब्बत का सुपर बाजार होना चाहिए। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई एक रंग से रंगने की कोशिश हो रही है देश को, तो ये तो संस्कृति जो इस देश की बहुरंगी है। तो 2 लाइनें आप सबकी सेवा में रखता हूं कि भिन्न रंगों में रंगा हो देश का हर नागरिक, भिन्न रंगों में रंगा हो देश का हर नागरिक, रोज होली का यहां त्योहार होना चाहिए, रोज होली का यहां त्योहार होना चाहिए, है जरूरी जिंदगी में प्यार होना चाहिए और रोज होली का यहां त्योहार होना चाहिए। और एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर देश का स्वप्न अच्छा है बहुत, साकार होना चाहिए। वाह भाई वाह। एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर देश का स्वप्न अच्छा है बहुत, साकार होना चाहिए। और अंतिम 2 लाइनें रखता हूं कि और ज्यादा की हमेशा लालसा को छोड़ यश। मुझे भी लगता था शायद मेरा नंबर नहीं आएगा, तो खैर एनीवे, जितना भी मिला है और जितने भी लोग मिले हैं, लालसा की तो कोई हद नहीं होती, तो और ज्यादा की हमेशा लालसा को छोड़ यश, जो मिला उसके लिए आभार होना चाहिए, जो मिला उसके लिए आभार होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत अच्छे से आपने सुना, बहुत प्रेम से सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी और पूरे मंच का बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई यशपाल जी, आपको समय जरूर कम मिला,
लेकिन मेरी भी सोचिए कि मैं एक ऐसा भंडारी हूं जो व्यंजन बनाता है, परोसता है और स्वयं भूखा रह जाता है। लेकिन भूख का भी अपना एक आनंद होता है मित्रों। अगर भूख पूरी हो जाए तो भूख की लालसा ही खत्म हो जाती है। मिश्रा जी को पहले निपटाता हूं, फिर पंकज प्रसून को भी कुछ बात कहूंगा। ये बैनर देखिए, सारे लोग देख रहे होंगे। इस बैनर पर 3 लोग लापता हैं। श्रद्धा शौर्य नागपुर, पंकज प्रसून लखनऊ, सुनील सावरा मुंबई। लेकिन 3 नाम ऐसे हैं जिनका पता नहीं है। वहां भी कुछ लिखा जा सकता था, क्योंकि पंकज भाई जानते हैं हम लोग तो बुलडोजर बाबा के नगर से आए हैं। वहाँ आदमी पति पत्नी अगर पार्क में भी टहलने के लिए निकलता है तो आधार कार्ड पास में रखता है ताकि मांगने पर दिखाया जा सके। नहीं, परिचय का मोहताज तो यहाँ कोई नहीं है। हमसे दिग्गज लोग यहाँ बैठे हुए हैं, प्रभावशाली लोग बैठे हुए हैं। लेकिन इस लापता पर एक बात जरूर मिश्रा जी मैं कहूँगा। वसीम बरवली का एक शेर है कि जहाँ रहेंगे वही रोशनी लुटाएंगे, जहाँ रहेंगे वही रोशनी लुटाएंगे। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। तो हमारा तो यही काम है। क्या हमारी बात है? दूसरी, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ। कई लोग मेरे बहुत ही अजीज हैं, मेरे हृदय के करीब हैं, और मैं चाहता हूं कि उनके प्रति भी अपना आभार इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त कर दूं। और इसलिए कहता हूं कि आप माने न माने खुशी आपकी, आप माने न माने खुशी आपकी, पर हम तो महफिल में आए तुम्हारे लिए। आप माने न माने खुशी आपकी, पर हम तो महफिल में आए तुम्हारे लिए। सौंप कर तुमको गीतों की गंगा जली, आंसुओं में नहाए तुम्हारे लिए, आंसुओं में नहाए तुम्हारे लिए। हमारा क्या है, इन कवियों का क्या है? इनके पास कुछ नहीं है। और आपने जिस स्नेह से, जिस धैर्य से, क्योंकि वहाँ भोजन भी चल रहा है। मिश्रा जी हमको 9:30 बजे का वक्त दिए थे। समय की वो लक्ष्मण रेखा हम लाग चुके हैं, ये हमारी दृष्टता है। लेकिन मैंने कहा मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि इन कवियों के पास कुछ नहीं है। आप चाहते तो यहाँ कोई और कार्यक्रम जागृति समिति के बैनर के नीचे हो सकता था। किसी ने लिखा है, न कोई साज सुर संगम मगर सबको रिझाते हैं, कला का घर बड़ी मुश्किल से यारों हम बनाते हैं। विदूषक भाड़ जोकर मस्करे हम हैं नहीं साहब, हमारे पास केवल शब्द है जिनसे हंसाते हैं, हमारे पास केवल शब्द है, हमारे पास कुछ नहीं है। और इतनी रचनाएं सुनने के बाद मैं आज, क्योंकि मेरी रचनाएं यहाँ बहुत बार हो चुकी हैं, बहुत लोगों ने सुना भी है, इसलिए आज मैं आपसे इजाजत चाहूँगा। अरे नहीं, अच्छा ठीक है, सुना देंगे। ये भाई पंकज प्रसून मुका गया। तुम्हारी सारी कविताएं जो सुनने के योग्य भी नहीं थी, उनको मैंने सुना भी और अपने मित्रों से कह के तालियां भी बजवाई। और हमारा टर्न आया तो ऐसे बैठे हो जैसे ऋषिमुख पर्वत पर कुछ बंदर बैठे हुए थे सीता की खोज में।
तो भाई ऐसा मत करो। ये विश्वास क्या कहे इसको, विश्वासघात ही कह सकते हैं। यहाँ आ जाओ, चलो यहाँ आ जाते हैं, इस पे क्या है, ये ठीक है। हाँ, हम अपनी पत्नी को देख नहीं पाएंगे। तुम बहुत चालू आदमी हो यार, तुम देखना चाहते हो और हमको हटा रहे हो वहां से। हम नहीं हटेंगे, हमारी जगह यही ठीक है। मित्रों, हम लोग ऐसे कवि हैं जो स्वांतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धम वन मंजिर बात होती। हम कोई बड़े प्रोफेशनल और बहुत ही रोज़ प्रोग्राम करने वाले में से नहीं हैं। ये लोग रोज़ प्रोग्राम करते हैं। हम तो अपनी एक रुचि से, अभिरुचि से, जो हमारे रक्त में है, जो हमें अपने प्राण से मिला, अपने माता पिता से मिला, उसी की धरोहर के मतलब वही हमारी पूंजी है, उसी के बदौलत कुछ लिख लेते हैं। और अपनी बात में 2 मिनट मिश्रा जी वक्त आप देंगे मुझे। एक रचना जैसे इन्होंने सुनाई, मैं भी सुनाता हूँ। विज्ञान से जुड़ी हुई रचना है, वैज्ञानिक परिवेश की रचना है और विशेष रूप से वनस्पति विज्ञान से जुड़ी हुई रचना है। 4 पंक्तियाँ आपको देता हूँ, उसके बाद एक बहुत तुकबंदी नहीं है मेरी रचना में, लेकिन व्यंग की कुछ धार है, वो आप सुन लीजिए। मैडम सुनिएगा आप। श्रद्धा जी ने तो आज बहुत ही, मुझे तो विशेष रूप से आनंदित कर दिया, मुग्ध कर दिया आपकी ओजस्वी वाणी सुन करके कि चाँद में आग हो तो गगन क्या करे। चाँद में आग हो तो गगन क्या करे, अरे फूल ही उग्र हो तो चमन क्या करे। चाँद में आग हो तो गगन क्या करे, फूल ही उग्र हो तो चमन क्या करे। अब मुझसे मेरे तिरंगे ने रोकर कहा कृष्टियां भ्रष्ट हो तो वतन क्या करे, वो वतन क्या करे। इसी को ध्यान में रख लीजिए। मैंने, अब मेरी कविता है 2 मिनट। मैंने एक कीटनाशक दवाइयां बेचने वाले व्यापारी से कहा, मैंने एक कीटनाशक दवाइयां बेचने वाले एक व्यापारी से कहा, जनाब मुझे अपनी दवाइयों वाली लिस्ट तो दिखाइए। वो बोला भाई साहब पहले अपना प्रयोजन तो बताइए। वो बोला भाई साहब पहले अपना प्रयोजन तो बताइए। अरे अलग अलग कंपनियों की दवाइयां हैं, अलग अलग नाम है और काम के अनुरूप ही इन दवाइयों के दाम है। काम के अनुरूप ही इन दवाइयों के दाम हैं। यदि गंधक, पायरिया और टिड्डी दल के आक्रमण से प्रतीक हैं। आप थोड़ा सा इसमें अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे, समझ जाएंगे कि ये किसके प्रतीक हैं। कि यदि गंधक, पायरिया और टिड्डी दल के आक्रमण से फसल को बचाना है तो डीडीटी, बीएससी या मैलाथियान आजमाइए। तो डीडीटी, बीएससी या मैलाथियान आजमाइए। कम पैसे में ही अपनी लहलहाती फसल को बचाइए। और यदि गेंदा, गुलाब, रात रानी और चंपा की जड़ों में लगने वाले लाल और सफेद कीड़ों से निजात पानी हो। ये लाल कीड़े कौन हैं? अगर चंपा और गुलाब में लगने वाले सफेद और लाल कीड़ों से निजात पानी हो तो हिंदुस्तान केमिकल्स के नए यौगिक का प्रयोग कीजिए। हिंदुस्तान केमिकल्स के नए यौगिक का प्रयोग कीजिए। एक ही रसायन से फल और फूल दोनों को बचाइए। अंतिम पंक्तियां जिसके लिए मैंने रचना लिखा है, श्रद्धा जी विशेष रूप से आपका ध्यान जाऊंगा भाई पंकज। इससे पहले कि व्यापारी अपना मुंह और खोलता, मलेरिया, काकरोच और मच्छर पे बोलता, मैंने कहा सेठ जी मुझे फसलों की नहीं नस्लों की चिंता है। मैंने कहा सेठ जी मुझे फसलों की नहीं नस्लों की चिंता है। देश की भावी पीढ़ी को बचाना है और भ्रष्टाचार और नफरत फैलाने वाले बड़े बड़े मच्छरों को भगाना है। जो मजहब से मजहब को लड़वाते हैं, दिन रात घोटाले करवाते हैं, जिनसे पूरा देश त्रस्त है, बच्चा बच्चा रोगग्रस्त है। महामारी फैलाने वाले इन्हीं मच्छरों को नस्त नाबूद करने की मेरी अभिलाषा है। यही मेरा प्रयोजन है, यही मेरा प्रयास है।
और इन्हें ही मारने के लिए मुझे एक अदद पेस्टिसाइड की तलाश है, पेस्टिसाइड की तलाश है, पेस्टिसाइड की तलाश है। मित्रों, और भी चीज़ें रखी जा सकती हैं, लेकिन आपने जो धैर्य का परिचय दिया, जो सुना, मैं अभी जागृति समिति के अध्यक्ष को भी आमंत्रित करूंगा। लेकिन मैं आपसे विदा लेने के लिए ये कह सकता हूं कि हर खुशी में, भाई पंकज जी सुनना, कि हर खुशी में कुछ गमी रह जाएगी, हर खुशी में कुछ गमी रह जाएगी, आंख थोड़ी सबनमी रह जाएगी, और जिंदगी को आप कितना भी संवारें, कोई न कोई कमी रह जाएगी, कोई न कोई कमी रह जाएगी। मैं आपको प्रणाम करते हुए और जागृति समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर संतोष दुबे जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि वो अपनी बात रखें, आप सबके प्रति आभार प्रकट करें। मैं पुनः आपको एक बार प्रणाम करता हूं इस मंच से। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य अतिथि महोदय पराशर साहब, गेस्ट ऑफ ऑनर गर्ग साहब, हमारे वरिष्ठ जागृति मेंबर्स, भूतपूर्व प्रेसिडेंट, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं इसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक बाबा रामदेव की बात याद आ रही है कि एक आदमी स्वर्ग में गया, 80 की एज में गया, और वहाँ देखा कि परियों का पूरा मतलब वो व्यवस्था थी। तो उन्होंने बोला कि बाबा रामदेव के चक्कर में मैं अपने 20 साल बर्बाद कर दिए। मैं यहाँ भजन संध्या कराता हूँ, राम कथा कराता हूँ, भागवत कथा कराता हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतना आनंद हमारे इस कवि सम्मेलन में आएगा। मैं 5 साल में अनूप जलोटा जी को बुलाया, पवन तिवारी जी को बुलाया, कमलेश हरिपुरी जी को बुलाया, चंद्रप्रकाश जी को बुलाया, सबको बुलाया। मुझे वही अफसोस हो रहा है कि हमने अपने 20 साल बर्बाद कर दिए। हम आपको फिर बुलाएंगे। रियली हम आभारी हैं। और मैं लिखता तो नहीं हूँ, मैं गाता हूँ, और कभी कभी अपनी टूटी फूटी जो जोड़ जाड़ के लिखता हूँ। तो हम आजकल जहाँ जाते हैं तो लोग बोलते हैं दुबे जी कुछ सुनाएंगे क्या, दुबे जी कुछ सुनाएंगे क्या। ये अरबी में भी हो जाता है। 26 जनवरी आ रहा था, तो इससे पहले कि हमारे गग साहब बोले वहाँ पे 26 जनवरी में कि दुबे जी कुछ सुनाएंगे क्या, तो मैं कुछ तैयारी कर रहा था, अभी आधा अधूरा ही तैयारी है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार इसे पढ़ दूँ आप लोगों को। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। मैं आप लोगों को ये नहीं सुना रहा। जय जवान हो, जय किसान हो, जय जय हो विज्ञान। जय जवान हो, जय किसान हो, जय जय हो विज्ञान। स्वर्ग से प्यारा देश हमारा, जय जय हो अनुसंधान। जय जवान हो, जय किसान हो, जय जवान हो, जय किसान हो, जय जय हो विज्ञान। स्वर्ग से प्यारा देश हमारा, जय जय हो संविधान। 26 जनवरी आ रही है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी सुअवसर पाए। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी सुअवसर पाए। भेदभाव न जाति धर्म पे कर्मों के फल पाए। सामुदायिकता न्याय दिलाता देश किसान बढ़ाए। सत्य अहिंसा के पथ चलना,
सत्य अहिंसा के पथ चलना देश की है ये पहचान। स्वर्ग से प्यारा देश हमारा, जय जय हिंदुस्तान। स्वर्ग से प्यारा देश हमारा, जय जय हिंदुस्तान। हरित क्रांति सुपर कंप्यूटर खूब उद्योग लगाए। ये सुपर कंप्यूटर हमारी बीआरसी ने दिया है। क्या रिएक्टर क्या मिसाइल सैटेलाइट छोड़वाए। आईआईटी हो एम्स हो या आईआईएम बनवाए। आत्मनिर्भर होकर हमने छोड़ी है चंद्रयान। आत्मनिर्भर होकर हमने छोड़ी है चंद्रयान। स्वर्ग से प्यारा देश हमारा, जय जय हिंदुस्तान। सेफ्टी कोड बेजोड़ हमारा। हमारे साहब लोग बैठे हुए हैं, ARB के गर्ग साहब बैठे हुए हैं, दास शर्मा साहब बैठे हुए हैं, दीपक साहब बैठे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए सम्मान में सेफ्टी कोड बेजोड़ हमारा गाइड है अभिमान। सेफ्टी कोड बेजोड़ हमारा गाइड है अभिमान। रूल रेगुलेशन को क्या कहना है अपनी पहचान। रूल रेगुलेशन को क्या कहना है अपनी पहचान। रिव्यू असेसमेंट गहरा तगड़ा हो इंस्पेक्शन। रिव्यू असेसमेंट गहरा तगड़ा हो इंस्पेक्शन। अथराइजेशन रजिस्ट्रेशन सोर्स का हो प्रोटेक्शन। क्लियर मिशन क्लियर विजन रेडिएशन प्रोटेक्शन। चले नियामक परिषद जिससे, चले नियामक परिषद जिससे IMS महान। चले नियामक परिषद जिससे IMS महान। स्वर्ग से प्यारा देश हमारा, जय जय हो संविधान। स्वर्ग से प्यारा देश हमारा, जय जय हो संविधान। जय जवान हो जय किसान हो, जय जवान हो जय किसान हो, जय जय हो विज्ञान। स्वर्ग से प्यारा देश हमारा, जय हो अनुसंधान। जय हो अनुसंधान, जय हो अनुसंधान। थैंक यू, शुक्रिया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद ईशा जी। भाई विसर्जित कीजिए सभा को। इतनी बढ़िया कविताएं सुनकर घर जाने का मन नहीं करता है। घर वाली लेगी भी नहीं, घर वाले हैं, वो भी हैं, यहाँ पर ही हैं लोग। लेकिन हर अच्छा कार्यक्रम की समाप्ति करनी पड़ती है, और मैं आप सभी लोगों को, श्रोताओं को, विशेषकर बाहर से आए हुए कवि एवं हमारे जो स्थानीय कवि हैं एवं मंच संचालक श्री जयप्रकाश त्रिपाठी जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और हम अपने मुख्य अतिथि, हमारे जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं उनका, और ओझा जी का, सबका, सुभाष त्रिपाठी जी का, जागृति समिति के जितने कार्यरत सदस्य हैं और जो भी कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, सबको आभार व्यक्त करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। DCSM को भी धन्यवाद देता हूं, और बड़े ही कम समय में हम लोगों को ये हाल उपलब्ध कराया और बिजली की व्यवस्था की, इसके लिए टाटा के कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं। और मैं पुनः एक बार फिर, ये हमारी जो कवि सम्मेलन है त्रिपाठी जी के ही सहयोग से 2004 में हुआ था, जूनियर कॉलेज के ग्राउंड में, जूनियर कॉलेज के ग्राउंड में नहीं, स्कूल नंबर 2 के ग्राउंड में। और 20 साल बाद
20 साल क्या कहेंगे, 21 साल हो गए, 21 साल बाद हम लोगों ने कवि सम्मेलन किया है। और मैं जागृति बीच बीच में छोटी छोटी कविताएं बहुत सी होती रही हैं कवि सम्मेलन, लेकिन इस बात, हाँ, मैं एक कमेटी के लोगों से अनुरोध करूंगा कि हर साल कवि सम्मेलन होना चाहिए और सबको इसमें आना चाहिए और हर साल इस तरह की कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही मैं इसको अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम जागृति समिति के जो कार्यकारिणी समिति के सदस्य लोग हैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार स्टेज पर फोटो के लिए आ जाएं।